चलिए, आप सभी को बीटू सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर, उसका नाम है ऊर्जा या शक्ति संसाधन। क्या नाम है? ऊर्जा या शक्ति संसाधन। आप लोग यहां पर हैं? ऊर्जा या शक्ति संसाधन, ध्यान से समझिएगा। ऊर्जा बोले तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की शक्ति को, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? कार्य करने की क्षमता जहां लग जाएगा तो उसको ऊर्जा बोलेंगे, और कार्य करने की दर लग जाएगा यानी कि उसको हम लोग शक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? शक्ति। बस। तो ऊर्जा का जो है, देखिए ध्यान से, ऊर्जा, यह ऊर्जा उपयोग के आधार पर कितना प्रकार का होता है? किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर आप पढ़े होंगे ऊर्जा दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक का नाम सुने होंगे नवीकरणीय, और एक का नाम सुने होंगे अनवीकरणीय। एक को सुने होंगे नवीकरणीय, और दूसर का सुने होंगे अनवीकरणीय। अब देख लीजिए, यहां पे समझने वाली बात है। आपसे कोई पूछेगा कि नवीकरणीय किसे कहते हैं, तो जिनका पुनः निर्माण किया जा सकता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोगों के पास है और जल्दी से समाप्त नहीं होंगे। नवी का मतलब होता है नया, करणीय का मतलब होता है उत्पन्न होना, जिसको पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। वैसी ऊर्जा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भंडार असीमित है, खत्म नहीं हो पाएगा जल्दी, तो उसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय। और जो जिसका भंडार सीमित है, कुछ दिन तक यूज होने के बाद है ना उसकी समाप्ति हो जाएगी, तो उसको कहेंगे हम लोग अनवीकरणीय। समझे कि नहीं? जिनका पुनः निर्माण करना संभव नहीं है उसको कहेंगे अनवीकरणीय। अगर संभव भी है तो उसमें लाखों लाख वर्ष लग जाएंगे समय। समझे कि नहीं? तो उसको हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय कहिए या नवीकरणीय कहिए, नवीकरणीय को ही कहा जाता है गैर परंपरागत। क्या कहा जाता है? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा है तो ऊर्जा लिख देंगे। अनवीकरणीय को कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा। तो हम लोग उपयोग जो करते हैं उसके आधार पर ऊर्जा कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा, और दूसरा को कहते हैं अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा। समझ में आ गई बात? अच्छा, सबसे पहला देख लीजिए, ये असीमित है। असीमित के मतलब अथाह, असीमित के मतलब अथाह, जल्दी नहीं जल्दी नहीं खत्म होगा। और सीमित है, ये क्या है? सीमित। सीमित का मतलब है कि कुछ दिन में क्या हो जाएगा? समाप्त। अभी उपयोग कीजिए लेकिन कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाएगा? समाप्त। तो उसको कहेंगे सीमित। तो नवीकरणीय का उदाहरण सबसे बढ़िया क्या हो सकता है? तो देखिए, आप बताइए, सूर्य का ऊर्जा कभी समाप्त होगा? सूर्य की आयु 10 अरब वर्ष है। कितना वर्ष है? 10 अरब वर्ष, जिसमें 5 अरब वर्ष खत्म हो गया है। तो अभी भी कितना है? 5 अरब वर्ष। अभी कितने बार धरती कोई हो सकता है? अभी है कि नहीं? अभी हम लोग 5 अरब वर्ष आज है जी, सोचिए, तो आज है तो जल्दी ऊर्जा इसकी समाप्त होगी। तो आप बताइए कि सौर ऊर्जा, सूर्य से हम लोगों को कौन सी ऊर्जा मिलती है? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला है? बोल भी नहीं कर रहा है। तो इसको कौन सा ऊर्जा कहेंगे? जोर से बोलिए ना। अब बताइए, पवन, पवन कहीं समाप्त होगा? हवा। तो पवन ऊर्जा, इसको कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। समझे कि नहीं? या आप देखिएगा भूतापीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किसको कहेंगे? जरा सा समझ लीजिए। जैसे देखिए, भूमि के तापमान से, जैसे भूमि ताप का मतलब क्या होगा कि जमीन के अंदर में लावा का विस्फोट हमेशा होगा, है ना, मैग्मा का विस्फोट होगा, है ना, धरती गर्म रहेगी, वैसे स्थानों से ज्वालामुखी फटेंगे, और उससे जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। ये हमेशा चलता रहेगा, समाप्त होने वाला चीज है। तो भूतापीय ऊर्जा हो गया। उसके बाद देखिए ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा किसे कहेंगे, तो देखिए समुद्र का जल आप देखते हैं कि जब ऊपर की ओर उठता है तो उसको कहते हैं ज्वार, और नीचे की ओर गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, भाटा। ज्वार भाटा कहाँ आता है, समुद्र में। समुद्र नहीं देखते हैं, जैसे देखिएगा समुद्र के किनारे वाले जगह में पूरा एकदम हल्फा मचाते हुए पानी किनारे पर जाएगा, एकदम हड़ाक से ऊपर में जाएगा, तो क्या ऊपर ही रह जाता है, पनिया नीचे नहीं आता है, तो आता है। तो जब ऊपर में जाएगा तो ये हो गया ज्वार, और नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाटा। तो उससे जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी उसको क्या कहेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। जो समुद्र कहीं समाप्त नहीं होगा, 71% भाग में तो समुद्र है, पढ़ाए है ना, 71% भाग में क्या है, समुद्र है। तो इससे कभी ऊर्जा की समाप्ति होगी तो नहीं होगी। अब हम लोग देखेंगे महासागरीय ताप ऊर्जा। महासागरीय ताप ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। भूमि गर्म, महासागर उसको ठंडा, तो गर्म ठंडा, गर्म को ठंडा, गर्म ठंडा होते रहेगा बराबर, तो उससे एक ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो उसको क्या कहेंगे, महासागरीय तापीय ऊर्जा इसको कहेंगे। अब हमको बताइए, आप बायोगैस का नाम सुने होंगे, बायोगैस। बायोगैस किसे कहते हैं, जब है ना पशुओं के मल मूत्र से, पशुओं के मल मूत्र को एक गड्ढे में खान करके रख दीजिए, जितना पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं सब सड़ गल करके उसमें उसको डाल दीजिए, तो देखिएगा कुछ दिन के बाद गंध करने लगेगा। जो गंध बनेगा, जो उसका दुर्गंध उत्पन्न होता है, वह मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन। तो उससे जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको एक जगह एकत्रित करके है ना ईंधन के रूप में या बिजली के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये बायोगैस है। क्या है, बायोगैस। बायोगैस से क्या बनाया जाता है, गोबर गैस। क्या बनाया जाता है, गोबर गैस। क्या बनाया जाता है, गोबर गैस। और गोबर गैस से कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो मीथेन। कौन सी गैस, मीथेन। ये कहीं समाप्त होने वाला है। एग्जाम्पल अगर हम इसका दे तो इसके समाप्त होगा। तो ये सब के सब क्या हो गए, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। क्या हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा। समझ में आ गई बात। अब अनवीकरणीय ऊर्जा, तो अनवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलेंगे, जो सीमित मात्रा में है, इस्तेमाल कीजिएगा, कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा वो, तो उसको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन चीज आ जाएगा, तो ध्यान से समझिए। देखिए अनवीकरणीय के में क्या हो जाएगा, कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला। कोयला ऐसा है कि भैया ये कुछ दिन तक है, उसके बाद इसकी क्या हो जाएगी, समाप्ति, और पुनः इसका निर्माण करना संभव नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोयले का निर्माण किस तरह से होता है, आपने पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़े हैं तो आगे हम बताएंगे, आगे हम बताने वाले भी हैं। तो आप जान लीजिए कि कोयला क्या है, अनवीकरणीय है, यानी कि परंपरागत ऊर्जा है। आपका पेट्रोलियम, आपका क्या चीज, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बोले तो जिससे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, मोम, ग्रीस ये सब उत्पन्न होते हैं। तो यह क्या हो गया, ये भी कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद अगर असीमित मात्रा में खर्च होगा तो फिर आपका बनने में इसको समय लग जाएगा, है ना, और जल्दी इसका निर्माण नहीं हो पाएगा, और एक बार जब समाप्त हो जाएगा तो ये दोबारा बनना ही इसका मुश्किल हो जाएगा। तो पेट्रोलियम भी क्या हो जाता है, तो पेट्रोलियम भी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अनवीकरणीय है। इसके बाद आप देखिएगा प्राकृतिक गैस। क्या है, प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस का ना इस्तेमाल करते हैं एलपीजी में जी। और एलपीजी जिसमें हम लोग सिलेंडरवा में रखते हैं, क्या चीज आता है उसमें, तो एलपीजी में हम लोग आइसोब्यूटेन का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं, बहुत ज्यादा मेथेन का प्रयोग करते हैं, मेथेन, एथेन, आइसोब्यूटेन का उसमें हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो वो प्राकृतिक गैस भी क्या है, एक सीमित मात्रा तक है। इसके बाद देखिए जल विद्युत ऊर्जा। कौन सा, जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा, इसकी भी मात्रा क्या है, सीमित है। जल विद्युत ऊर्जा की भी मान क्या है, ये सीमित मात्रा में है ना। तो याद रखिएगा ये सब जो है सीमित मात्रा में। एक और है नाभिकीय ऊर्जा, है ना, नाभिकीय ऊर्जा। ध्यान समझिएगा, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा में कौन कौन चीज आता है, तो यूरेनियम का नाम सुनते होंगे, यूरेनियम। उसके बाद नाम सुने होंगे थोरियम,
उसके बाद नाम सुने होंगे प्लूटोनियम, प्लूटोनियम क्या नाम सुने हैं, प्लूटोनियम। तो ये सब क्या है, सीमित मात्रा में है, एक निश्चित समय के बाद वे एक दिन समाप्त हो जाएंगे और पुनः इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा। क्लियर हो गए? अब देख लीजिए, ये तो ऊर्जा हम लोग किसके आधार पर इसको बांटे हैं, उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। अब जरा सा हम देखते हैं प्राप्ति के आधार पर। किसके आधार पर? प्राप्ति के आधार पर। तो अब देख लेते हैं ऊर्जा किस आधार पर? प्राप्ति के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर, समझिए ध्यान से, ऊर्जा किसके आधार पर? प्राप्ति के आधार पर। तो प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा दो तरह का, एक हो गया प्राथमिक ऊर्जा और दूसरा हो गया द्वितीयक ऊर्जा। क्या हो गया? द्वितीयक ऊर्जा। तो देखिए, एक को हम लोग ले लीजिए प्राथमिक ऊर्जा, प्राथमिक ऊर्जा, और एक ले लीजिए क्या चीज? द्वितीयक ऊर्जा। अब इसमें सर हम लोग को बताइए कि क्या है। तो देखिए, प्राथमिक ऊर्जा उसे कहेंगे, है ना, वैसी ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से हम लोगों को प्राप्त हुई है। कैसे हुई है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई है। लेकिन जिस ऊर्जा का निर्माण मानव ने किया है तो वह हो गया द्वितीयक ऊर्जा। जैसे कोयला हम लोगों को प्राकृतिक नहीं दे दिया है, क्योंकि हम जानबूझ करके भूकंप नहीं लाए थे कि कोयला बनाने के लिए। ये कभी ऐसा हुआ होगा कि भूकंप आ गया, और भूकंप जब आया होगा तो सारे पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु, सारे मनुष्य सब कहां चले जाएंगे? धरती के अंदर में। और लाखों बरस तक जब वे दब करके वही रह गए तो वे किस रूप में परिवर्तित हो गए? कोयला में बदल गए। और छोटे छोटे जो जीव थे, जो समुद्री जीव थे, वे जब मरते हैं तो वे मरने के बाद क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम में। का एक आधे साल में नहीं, लाखों बरस में। कितना साल में? लाखों बरस में। समझे कि नहीं? तो क्या अब बताइए ना, अब फिर से एक बार भूकंप आएगा, सारा जीव जंतु मरेगा, है ना, फिर एक आध लाख वर्ष होगा तब ना वो कोयला बनेगा जी। तो जल्दी से बनने का चीज है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नवीकरणीय, अति अनवीकरणीय कहा जाता है। तो अब ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर दो तरह का होता है। एक प्राथमिक, जिसको प्राकृतिक ने डायरेक्ट रूप से हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है, उसको बोलेंगे प्राथमिक ऊर्जा, और जिसको मानव ने बनाया है उसको कहेंगे द्वितीयक ऊर्जा। उसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक ऊर्जा। तो अब बताइए, प्राथमिक ऊर्जा, तो प्राथमिक ऊर्जा को हम लोग प्राकृतिक ऊर्जा बोले तो कोई दिक्कत है? बोलते जाइए ना, बोलबे नहीं करते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा बोले तो कोई दिक्कत है? तो प्राथमिक ऊर्जा में क्या क्या चीज चला आएगा? कोयला, पेट्रोलियम, और क्या चीज? प्राकृतिक गैस आएगा कि नहीं आएगा? जो बोलते ही नहीं करते हैं, सब आएगा कि नहीं आएगा? ये सब प्राकृतिक गैस। अद्वितीयक ऊर्जा में अगर हम बोले विद्युत, तो विद्युत का भगवान जी बना के भेजे थे कि हम ही लोग बना दिए हैं? विद्युत है कि नहीं? विद्युत कौन बनाया? मानव ने बनाया। तो ये मानवकृत ऊर्जा है। क्या ऊर्जा है? मानवकृत ऊर्जा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहे हैं? तो ये मानवकृत ऊर्जा है। यहां तक समझ में आ गया ना बात? तो जो भी मानव ने जो ऊर्जा बना दिया है उस सबको द्वितीयक ऊर्जा में डालिएगा, और जो प्राकृतिक के द्वारा ऊर्जा दिया, जैसे जंगल प्राकृतिक ऊर्जा है कि नहीं? जंगल क्या है? प्राकृतिक ऊर्जा है। समझे कि नहीं? तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिएगा, ऊर्जा जो है हम लोग अब पढ़ेंगे सजीवता के आधार पर। क्या चीज के आधार पर? सजीवता के आधार पर। सजीवता के मतलब क्या हो गया? सजीव और निर्जीव के आधार पर। सजीवता के आधार पर। अब देखिए ध्यान से, सजीवता के आधार पर समझिए, तो दो प्रकार के ऊर्जा होती है माने सजीवता के आधार पर। एक जैविक और एक अजैविक। एक क्या चीज? जैविक और एक अजैविक। एक को लिख दीजिए इधर जैविक, और इधर क्या लिखिएगा? अजैविक। क्या लिखिएगा? अजैविक। जैविक बोले तो जैविक किसको कहा जाता है? जितने भी सजीव से जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी वह सब क्या हो जाएगा? जैविक। और जिस ऊर्जा की प्राप्ति निर्जीव से होगी
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजैविक। अब देखिए ध्यान से, पशुओं से हम लोगों को सारे चीज की प्राप्ति होती है कि नहीं, दूध भी, अंडा भी, है ना, ऊन की भी, और पशु भी क्या करते हैं, तो खेतों में भी काम करते हैं, तो उनसे जो ऊर्जा की हम प्राप्ति कर रहे हैं, तो वो सब हो गया जैविक ऊर्जा। क्या हो गया, जैविक ऊर्जा। जंगल क्या है, जंगल भी तो प्राकृतिक का देन है, तो ये जैविक ऊर्जा हो गया। तो यहां पे लिखिएगा जैविक ऊर्जा, पशु और हम लोग भी, जो मानव भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। मानव भी एक क्या है, संसाधन है, समझे कि नहीं। हम लोग भी, जैसे हम अभी आपके लिए संसाधन है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए हम क्या हो गए, संसाधन हो गए, समझे कि नहीं। आप मेरे लिए भी संसाधन है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके बदले हमको क्या दे रहे हैं, मणि, पैसा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पैसा। तो मेरे लिए भी आप संसाधन है, और आपके लिए भी हम क्या है, संसाधन है। तो पशु हो गया, जंगल हो गया, तो ये सब हो गया जैविक संसाधन। कैसा संसाधन हो गया, जैविक। लेकिन आप बताइए, जितना भी खनिज है, जितना भी खनिज है, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, है ना, जितना भी सब चीज है जो धरती के अंदर से खान करके निकालते हैं, तो क्या ये सब सजीव है, तो इसको कहेंगे अजैविक। क्या कहेंगे, अजैविक। तो हम लोग बताएंगे कि खनिज जो ऊर्जा है वह कैसा संसाधन है, अजैविक। लेकिन पशु है, जंगल है, आदमी है, ये सब कैसे है, तो जैविक है। क्लियर हो गया, आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, हाँ, तो ऐसे जवाब दिया कीजिए। तो याद रखिएगा, अब ऊर्जा जो है इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं। ऊर्जा और दो तरह के होते हैं, एक होता है पुनः प्राप्ति, एक पुनः प्राप्त न होना, तो उसी को नवीकरणीय और अनवीकरणीय कहते हैं। तो ऊर्जा यहां पर दो तरह के और हो सकते हैं, देखिएगा क्या क्या जैसे, ऐसा भी किताब में आपका लिखा हुआ है। क्या भाई, तो ऊर्जा दो तरह के कैसे हो सकता है, तो एक जिसको पुनः प्राप्ति किया जा सकता है, उसको लिखा हुआ रहेगा पुनः पूर्ति, पुनः प्राप्ति नहीं, पुनः पूर्ति कर दीजिए, पुनः पूर्ति। तो ये हो गया। और दूसर का क्या हो गया, है ना, दूसर का हो गया पुनः पूर्ति योग्य नहीं, पुनः पूर्ति योग्य नहीं, पुनः पूर्ति योग्य नहीं, वह पुनः पूर्ति योग्य नहीं है। तो अब हमको बताइए, जिसकी पुनः पूर्ति हो जाए तो नवीकरणीय, नवीकरणीय, तो नवीकरणीय में जो जो भी बात लिखेंगे वह पुनः पूर्ति में भी वही बात लिखा जाएगा, और जो बात हम अनवीकरणीय में लिखेंगे, अनवीकरणीय में लिखेंगे, तो उसको रखेंगे पुनः पूर्ति योग्य नहीं वाला में। क्लियर हो गया। अब बारी बारी से हम सारे चीजों को पढ़ेंगे। जैसे कोयला आपने कहा, तो कोयला के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम कहा, तो पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। आपने क्या कहा, तो प्राकृतिक गैस, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आपने विद्युत का नाम लिया, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, है कि नहीं। आपने नाम लिया परंपरागत ऊर्जा का, तो हम लोग परंपरागत ऊर्जा में क्या चीज देखे हम लोग, परंपरागत ऊर्जा में आप लोग अभी बताए ना कि परंपरागत ऊर्जा में कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर गैर परंपरागत में आपने क्या कहा, तो गैर परंपरागत का मतलब क्या हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में हम पवन ऊर्जा भी पढ़ेंगे, है ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा भी पढ़ेंगे, हम लोग भूतापीय ऊर्जा भी पढ़ेंगे, ज्वारीय ऊर्जा भी पढ़ेंगे। तो तमाम चीजों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो आगे देखिए, आगे हम सबसे पहले अध्ययन किसका कहेंगे, कोयला का। किसका करेंगे, कोयला का, है ना, कोयला का। काला हीरा इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। कोयला को क्या कहा जाता है, काला। और कोयला के क्षेत्र में भारत जो है ना, देखिए इसको, इसका नाम चैप्टर का ऊर्जा या शक्ति संसाधन क्यों कर रखा गया, तरी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शक्ति संसाधन इसलिए कहा गया कि जिस देश के पास अगर ये सब ऊर्जाएं है, वह देश बहुत शक्तिशाली है। वह देश क्या है, बहुत शक्तिशाली है। समझे कि नहीं। जैसे भारत के पास पेट्रोलियम है नहीं, हमको दूसरा जगह पर निर्भर रहना पड़ता है भी तो महाराष्ट्र में है, लेकिन उतना से भारत के पूरी आबादी को पूरा पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जा सकता है। हम लोगों को पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से मंगवाना पड़ता है। कहां से, बाहर से मंगवाना पड़ता है, बाहर से हम खरीदते हैं और तब हम आपको देते हैं। तो ये हम उस पर आत्मनिर्भर नहीं है। तो सर कोयला के मामले में, तो कोयला के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। हम कोयला दूसरे देश में बेचते भी हैं, है कि नहीं। हम दूसरे देश में कोयला को क्या करते हैं, बेचते हैं, समझे कि नहीं। आयात
मैंने हम लोग करते हैं उसका। अब समझे ध्यान से, अब स्थिति यह है कि जिसके पास इन सभी खनिजों का भंडार रहेगा तो वह देश मजबूत स्थिति में रहेगा कि कमजोर स्थिति में रहेगा? मजबूत स्थिति। और जिसके पास इन नहीं रहेगा वह क्या हो जाएगा? कमजोर होगा। समझे कि नहीं? तो यही चीज की वजह से इसका नाम रखा गया है, क्योंकि यह किसी भी देश को मजबूती प्रदान करता है, शक्ति बनाता है उसको। समझे कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको? शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन के नाम से इस चैप्टर को जानते हैं। तो कोयला, तो कोयला के मामले में याद रखिएगा इस मैटर को कि कोयला के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है। कोयला के क्षेत्र में भारत क्या है? आत्मनिर्भर है। भारत आत्मनिर्भर है, हमको मांगने की जरूरत किसी से नहीं है, आत्मनिर्भर है। और पहले कोयला से बिजली भी तैयार किया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। समझे कि नहीं? तो यही कोयला जो है, देखिएगा जरा सा ध्यान से, तो यह जो कोयला है दो जगहों पर शुरू में प्राप्ति हुई। कहां पे प्राप्ति हुई? तो एक हो गया दो तरह का कोयला जो हमको मिला। तो एक हो गया जिसको हम लोग कहते हैं कोयला की दृष्टि से जो समय बांटा गया है ना, तो हम लोग उसको दो काल में बांटते हैं। कितने काल में बांटते हैं? दो काल में बांटते हैं। एक को कहा जाता है गोंडवाना काल। क्या कहा जाता है? गोंडवाना काल, है ना। एक समय में उसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना काल, मतलब गोंडवाना के समय। और एक होता है ना तृतीय जुगीन के समय। क्या कहते हैं उसको? तृतीय जुगीन। तृतीय जुगीन, युगीन का मतलब युग। समझे कि नहीं? तो अब ध्यान से समझिएगा, तृतीय जुगीन का मतलब हो गया टर्शियरी जुगीन। क्या चीज? टर्शियरी जुगीन, टर्शियरी युगीन। हम बता रहे जो बात, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कोयला, कोयला जब से मिला है तब से भारत में क्रांति आई है उद्योग के मामले में, है कि नहीं? जब से कोयला आया था, शुरू में जो ट्रेनें चलती थी तो वह कोयले से ही क्या होता था? इसका यूज होता था। पहले बिजली का भी उत्पादन किससे होता था? कोयला से ही होता था। समझ में आ गई कि नहीं? तो कोयला आने के बाद से जो समय चक्र बदला है ना, यह अद्भुत रहा है भारत के लिए, या किसी भी राज्य के लिए रहा है। अद्भुत चीज हुआ है भारत में। तो भैया कोयला के आने से भारत की जो तकदीर बदली, तो एक नया समय आया। समझे कि नहीं? तो उसी समय को दो भागों में बांट दिया गया। कोयला का जब से उत्पादन या उसका यूज हम लोग जान गए हैं, उस समय से क्या कर दिए? दो भाग में समय को बांट दिए। एक को कहा गया गोंडवाना काल। क्या कहा गया? गोंडवाना काल। और एक को कहा गया तृतीय जुगीन, यानी कि टर्शियरी जुगीन कहा गया। समझ में आ गई बात? अब देखिए भारत में जो 99% जो कोयला है, सबसे अच्छा कोयला किस काल में था? इस काल में था। इसमें उतना अच्छा कोयला की प्राप्ति नहीं हुआ था। जिस समय से गोंडवाना काल चालू हुआ तो 99% भारत को कोयला इसी समय मिला और इसी से प्राप्त हुआ। और इस समय का जो कोयला था यह अच्छा कोयला निकला। यह कैसा कोयला निकला? अच्छा, यह बहुत अच्छा कोयला था ये गोंडवाना काल का कोयला। समझे कि नहीं? यह अच्छा कोयला था। और यह किन किन जगहों से हम लोगों को मिलने लगा? तो भैया कोयला की प्राप्ति हमको होने लगा, देखिए झारखंड से। कहां से? झारखंड, झारखंड, है ना। कहां से हुआ? झारखंड। और कहां से मिला? छत्तीसगढ़। कहां से मिला? छत्तीसगढ़ से। और कहां से मिला? तो एमपी में हमको कोयला मिला। और कहां मिला? तो उड़ीसा में मिला। और कहां मिला? तो पश्चिम बंगाल में मिला। कहां मिला? पश्चिम बंगाल में। जहां पर कोयला मिलता है उस जगह को कहते हैं कोलवरी। क्या कहते हैं? कोलवरी। क्या बोलते हैं? कोलवरी। कोयला का खदान जहां पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कोलवरी। समझे कि नहीं? तब आपसे पूछा जाएगा कि हाँ, अब देखिएगा यहां पर समझिएगा, झारखंड में कोयला कहां कहां हम लोगों को मिला, है ना। कहां कहां कोयला की खदान हम लोगों को मिला था? 2 जगह भरपूर मात्रा में कोयला मिला। इतना कोयला मिला कि मत कहिए, है कि नहीं? कोयला 2 जगह कहां कहां मिला? तो एगो झरिया में मिला और एगो बोकारो में मिला। कहां कहां मिला? झरिया और बोकारो में।
झरिया और बोकारो में अब यहां पे इस बात को समझिएगा, एमपी में जब हम गए, कहां गए, एमपी नहीं, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में कहां कहां हमको मिला, तो तलचल एक जगह है। कहां है जगह, तलचल। तो तलचल में भी हम लोगों कोयला की प्राप्ति हुआ। तलचल में कोयला की प्राप्ति हुआ। एमपी में कहां प्राप्ति हुआ, तो सिंगरौली में प्राप्ति हुआ। कहां प्राप्ति हुआ, सिंगरौली में, सिंगरौली में प्राप्ति हुआ। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों को पश्चिम बंगाल में कोयला कहां मिला, तो याद रखिएगा रानीगंज में। कहां पे प्राप्ति हुआ, रानीगंज में प्राप्ति हुआ। आपसे एक क्वेश्चन यहां पे आता है, सबसे पहली बार कोयला कहां मिला भारत में? सबसे पहली बार कोयला मिला कहां, रानीगंज में। कहां मिला, रानीगंज में, याद रखिएगा। इसको हम लिख देते हैं रानीगंज को क्या लिखते हैं, प्रथम कोयला प्राप्ति यहीं से हुआ था। प्रथम कोयला की प्राप्ति भारत को कहां से हुआ था, पश्चिम बंगाल से, है ना। और कहां से, पश्चिम बंगाल में कहां से, रानीगंज से। कहां से हुआ था, रानीगंज से, याद रहेगा। इस समय का जो कोयला था, तो जब 99% ही रहा था, कितना कोयला मिला होगा इस समय, 1% मिला होगा, है ना। ये कोयला अच्छा कि ये कोयला अच्छा, तो जब ये अच्छा हो गया तो ये कम अच्छा, ये कैसा अच्छा, कम अच्छा। समझ में आ रही है बात। और यह कोयला कहां मिल रहा था, तो यह कोयला पूर्वोत्तर राज्य में मिल रहा था। कहां पे मिल रहा था, पूर्वोत्तर भाग में पाया जाता था। कहां पे, पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर बोले तो बांट दीजिए, तो ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम, इस जगह पर, समझे कि नहीं। तो पूर्वोत्तर राज्य में आपको ये वाला काल का कोयला मिला था। तो पूर्वोत्तर में कौन कौन जगह आ जाता है, पूर्वोत्तर में आ जाता है, चलिए सातोरे बहिनिया के न्योता पेठेली, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नाम जानिए, पहले सुनिए। 7 गो कौन कौन, 7 गो कौन कौन, 7 गो राज्य कौन कौन, पूर्वोत्तर राज्य उसी को ना बोलते हैं जी। अरुणाचल प्रदेश कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान के ससुरारी अरुणाचल प्रदेश, उससे नीचे आइए असम, उसके नीचे आइए मेघालय, बगल में जाइए त्रिपुरा, उसके बगल में जाइए मिजोरम, मिजोरम को बगल में जाइए, ऊपर जाइए तो मणिपुर, मणिपुर से ऊपर जाइए तो नागालैंड। 7 गो हो गया। तो इन्हीं जगहों पर क्या मिलता था, ये वाला कोयला, है कि नहीं। कौन वाला कोयला, टर्शियरी कोयला। कौन सा कोयला, टर्शियरी कोयला। तो आपसे पूछेगा तो कौची कौची बता दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश बोलिए ना जी, अभी तो बता दीजिए हम। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, नागालैंड। आ गया समझ में। इन सभी जगहों पर ये सब कोयले मिल रहे थे, समझे कि नहीं। तब कोयला का प्रकार पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, कोयला का प्रकार। तो कोयला का प्रकार, कोयला का प्रकार देख लीजिए ध्यान से। समझ में आ रहा है सबको, कितना बच्चा को समझ में आ रहा है, जरा हाथ खड़ा करना। चलिए सब समझ में, सर कोयला का प्रकार पढ़ लीजिए। कोयला का प्रकार है ना, तो कोयला का प्रकार एबेलेपी हो गया प्रकार। क्या बोल दिए, समझ में आया, एबे लेपी, समझे कि नहीं। कोयला का क्या प्रकार, 4 प्रकार, ए बे ले पी, ए बे ले पी, ला पी लिखियो, आ गया समझ में। ए बे ले पी, समझ में आ गया बात। तो 4 प्रकार नाम याद रहेगा। जैसे लोहा का क्या पढ़ाए थे, महल से, है ना, महल से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। तो उसी प्रकार से कोयला के क्या प्रकार, कौन कौन, एबेले पी, एबेले पी, क्या पी, ठंडा के दिन में देखिए एबेले पी है ना। तो ए से क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ए से जिस कोयले का नाम है उसका नाम है एंथ्रासाइट। क्या नाम है इसका, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। पहला जो कोयला का प्रकार है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट। हमारे यहाँ कम मात्रा में पाया जाता है, 9 के बराबर, है कि नहीं। लेकिन सबसे अच्छा कोयला यही है, एंथ्रासाइट, याद रखिएगा। सबसे अच्छा कोयला यही है, भारत में कम पाया जाता है। दूसर का हमारा नाम क्या है, तो बिटुमिनस कहिए,
है ना, ए बे ब से क्या हो जाएगा, बिटुमिनस, बिटुमिनस आया याद, हो गया दूसरा का प्रकार कोयला। अल्लाह से लिग्नाइट, क्या होता है लिग्नाइट, क्या होता है लिग्नाइट। अब पी है प, तब पीठ से पीठ कोयला, पी से पीठ कोयला, पीठ कोयला। ये जो लास्ट वाला जो दोनों है, दोनों घटिया कोयला है। कैसा कोयला है, खराब, घटिया माने खराब, घटिया माने खराब। ये दोनों बढ़िया कोयला है। भारत में ये वाला मिलता है, बिट्टू मिलता है भारत में। बिटुमिनस कहां मिलेगा, भारत में, समझे कि नहीं, बिटुमिनस कहां पाया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा कौन है, एंथ्रासाइट, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, उत्तम प्रकार का कोयला है ये। कैसा है, उत्तम प्रकार का, उत्तम प्रकार का कोयला है। देखिए तो कितना बढ़िया से लिखे, उत्तम प्रकार का कोयला है। दूसरी बात समझिए इसका, उत्तम प्रकार का कोयला है, ताप ज्यादा धुआं कम। बढ़िया कोयला का ही ना पहचान है, क्या, ताप ज्यादा धुआं कम। तो बढ़िया बोल रहे यार, बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए, चूंकि यह सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है, दो जगह पर भरपूर मिलता है भारत में। कहां कहां मिलता है, दो जगह पर, है ना। तो देखिए ध्यान से, यह जम्मू कश्मीर में मिलता है और रानीगंज में मिलता है। रानीगंज में कम मात्रा में, जम्मू कश्मीर में ज्यादा मात्रा में। यह कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और थोड़ा बहुत कहां मिलेगा, रानीगंज। रानीगंज बोले तो पश्चिम बंगाल, रानीगंज बोले तो कहां, पश्चिम बंगाल। इसमें ना 50%, कितना प्रतिशत, अधिक 50%, इसमें 80% कार्बन है, इसमें 80% कार्बन है। झूठ सच नहीं है। जो कोयला बनता है तो खाली खाली कार्बन नहीं रहता है, कुछ मिट्टी का भी कण रहता है, कुछ छाई का भी कण रहता है, कुछ पत्थर भी रह जाते हैं, लेकिन इसमें 80% कोयला है। कितना कोयला है, 80%। 80% का मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको क्या है, कोयला है। समझे कि नहीं। अगर हम बिटुमिनस की बात कर ले, तो बिटुमिनस भी क्या है, भारत में सर्वाधिक मिलता है। यही भारत में सर्वाधिक मिलने वाला कोयला, सर्वाधिक मिलने वाला कोयला, मिलने वाला कोयला है कौन, बिटुमिनस। क्या नाम है इसका, बिटुमिनस कोयला है। दूसरी बात समझ लीजिए, देखिए इसमें जो कार्बन की मात्रा है वह 60% से लेकर के 80% है। कितना से कितना तक है, 60 से 80 तक। तो इससे थोड़ा सा लो क्वालिटी हो गया ना, लेकिन भारत में यही कोयला ज्यादा मिलता है। 60 से 80% इसमें क्या है, कार्बन है। आ गया समझ में। तो यही दो प्रकार का कोयला जो है बहुत अच्छा माना जाता है। भारत में इसकी मात्रा ज्यादा है, ये थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। और ये दोनों जो है थोड़ा सा घटिया कोयला है, खराब कोयला है। खराब बोले तो इसका रंग भी भूरा रंग का है। इसका कैसा रंग मिलेगा, भूरा कलर का मिलेगा ना, रहता है भैंसा करिया खूब, एगो तरी कम भूरा रहता है ना। तो कम भूरा वाला मैंने कम करिया है, भूरा ज्यादा है। तो ये हो गया ये। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 50% से कितना, 60%। 60% कार्बन है। इसमें तो कार्बन वहां एकदम में कम है, करीब करीब आपको मिल जाएगा 30% से लेकर के कितना परसेंट, 50%। ये दोनों के दोनों कैसा कोयला है, घटिया कोयला है। घटिया बोले तो खराब, घटिया बोले तो खराब, खराब कोयला है। समझे कि नहीं। घटिया बोले तो कैसा कोयला, खराब कोयला। क्लियर हो गया। अब देखिए भारत में जो है, देखिए ध्यान से, भारत में इस बात को याद रखिएगा, भारत में देखिए, भारत में कोयला को, अब देखिएगा यहां पे ध्यान से बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान से, अभी आप लोगों को पढ़ाए कि छत्तीसगढ़ में कोयला मिलता है, एमपी में भी मिलता है, मिलता है, पश्चिम बंगाल में मिलता है, झारखंड में मिलता है, बताया कि उड़ीसा में मिलता है। अच्छा ये बताए, उड़ीसा यही जा, बिहार झारखंड यही जा, पश्चिम बंगाल यही जा, है कि नहीं है, बताओ ना जरा सा। छत्तीसगढ़ है जा, तो एक ई सब का कोयलवा का ई पट्टी ला के बेचेगा। अरे भैया इधर का जो कोयलवा है तो इधर ही ना जाएगा,
अब मान के चलिए कि हम बिहार में हैं, हमको बेचना पड़े जाके यूरोप में, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, लेकिन वही हमको म्यांमार में दे देना पड़ेगा तो कितना आसान है, बांग्लादेश में दे देना पड़ेगा तो कितना आसान है कि नहीं आसान। तो इधर जो है, इधर का जो कोयला है, इधर का जो कोयला है ये इधर ही निकलता है। किधर निकलता है? इधर। तो किधर जाएगा? तो यहां पर है कोलकाता में एक बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह, बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहां पर पानी वाला जहाज रुकता है या वहां से चलता है। जैसे बताओ ना, हम लोग बसवा के लिए, बसवा के इंतजार में कहां खड़े रहते हैं? तो स्टैंड में, तो उसको बोलते हैं बस स्टैंड। रेलवे के इंतजार में कहां पर खड़ा रहते हैं? प्लेटफॉर्म पर, तो उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए कहां जाते हैं? एरोड्रम पर। तो पानी वाला जहाज से अगर आपको सफर करना रहेगा तो कहां जाइएगा? बंदरगाह पर। अब आया समझ में? बंदरगाहे को कहा जाता है पतन। क्या कहा जाता है? पतन। तो भैया कोलकाता में एक बंदरगाह है, उस कोलकाता बंदरगाह से भारत का जितना कोयला है, भारत में जितना जो कोयला है दूसरे देशों में जाता है। तो इधर जो देश पड़ेगा उधर ही जाएगा। तो इधर देश पड़ेगा सबसे नजदीक में म्यांमार, सबसे नजदीक तो बांग्लादेश पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बांग्लादेश। तो हम लोग वही ये कोयला को क्या करते हैं? बेचते हैं। और कहां है जगह देश? उसी में, तो सिंगापुर पनिये में है। जैसे इधर सब हिंद महासागर ना है, तो इसी पानी में है आपका सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। और ये पड़ी नीचे है लटकल श्रीलंका। ये क्या है? श्रीलंका। फिर इसी के इधर साइड में है, अहिजा से निकलता है तो इस साइड में जापान है। क्या है? जापान। क्या है? जापान। तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं? भारत में कोयला म्यांमार, बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान में बेचा जाता है ना? बेचा जाता है। बेचेंगे कब? जब ज्यादा रहेगा तब। तो कोयला के मामले में हम क्या है? आत्मनिर्भर है ना? इतना ज्यादा कोयला हम लोगों के यहाँ होता है कि हम उसका यूज करने के बाद उसको इन सभी देशों में भी क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। हम इधर ही काहे ज्यादा बेच रहे हैं? तो इधर ही ना कोयलवा के खान मिल रहा है। कोयलवा कहाँ मिल रहा है? झारखंड में, उड़ीसा में, एमपी में, यही सब जगह पर ना मिल रहा है। तो भैया इधर का कोयलवा इधर नहीं ना आएगा, महाराष्ट्र और गुजरात नहीं ना जाएगा, होते हुए इराक ईरान जाएगा। इधर का कोयला इधर ही चला जाता है। तो इधर में जो देश है ना, तो म्यांमार समुद्र में है, सिंगापुर समुद्र में है, श्रीलंका भी देखिए समुद्र के किनारे है कि नहीं? उसके बाद इधर देखिएगा पूर्वी राज्य में जापान है, थोड़ा दूरी पर है, लेकिन वहां तक भी कोयला हमारे यहाँ देश का जाता है। कैसे जाएगा? तो एरोप्लेन से जाएगा। ये सब एरोप्लेन से अगर कोयला का भर देते तो डूब जाएगा, इसी नहीं से चल जाएगा, लहर जाएगा। इसको जब भी भेजा जाएगा तो कैसे भेजा जाएगा? पानी वाला जहाज से पूरा लोड कर करके भेजा जाता है। समझे कि नहीं? बेचा जाता है, वहां से कुछ सामान भी आता है, तो यहाँ ऐसे ही आता है। क्लियर हो गए? अब देख लीजिए, कोयला जो होता है बाबू, कोयला तो जगह ही नहीं है। कोयला को काला हीरा बोलते हैं, काला हीरा। कोयला एक तरह से क्या है ना, बोलो क्या है? काला हीरा है, काला हीरा। जैसे आप लोग क्या है? काला हीरा है। हम आपको कोयला नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं? कोयला काला हीरा बोलते हैं, है कि नहीं? तो कोयले का अब अपरूप पढ़ लेते हैं। कोयला का क्या पढ़ लेते हैं? अपरूप। कोयला का अपरूप। अपरूप माने कोयला और कौन कौन रूपों में पाया जाता है? तो देखिए ध्यान से, कोयला जो है 3 रूपों में पाया जाता है। कोयला के खान में जब कोयला का दाब को बहुत बढ़ा दिया जाता है, दाब को और ताप को, तो वह हीरा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? हीरा में। जैसे हीरा कहाँ मिलेगा? कोयला के एकदम अंदर खान में मिलेगा। क्या है? एकदम दाब बहुत रहता है, ताप बहुत रहता है। नीचे जाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना जी, दाब बढ़ेगा ना, तो वह किस में परिवर्तित होता है? हीरा में। तो कोयले की खान से ही क्या चीज की प्राप्ति होती है? हीरा। कोयले की खान से ही आपको क्या चीज की प्राप्ति होती है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बोले तो पेंसिल को छील दीजिए आगे से, तो अगला जो नुकीला वाला भाग है वो क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। और एक निकलता है फुलेरिन। ये क्या निकलता है? फुलेरिन। क्या निकलेगा? फुलेरिन। समझे कि नहीं? और हीरा जो है आपको पता होना चाहिए, दुनिया में सबसे अगर कठोर कोई पदार्थ है तो क्या कहेंगे? हीरा। कोई आपसे पूछेगा दुनिया का सबसे कठोर, हार्ड कठोर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हार्ड मटेरियल बताइए। तो हीरा कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। कठोर पदार्थ है ये। क्या है? कठोर पदार्थ। जितना ही कठोर है उतना ही क्या है? मुलायम। यह क्या है? मुलायम। और इसमें 80 से 90% कार्बन रहता है।
80 से कितना प्रतिशत, 90% क्या रहता है, कार्बन। कार्बन बोले तो सी। और ये कैसा होता है, मात्र ये ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो कि अधातु है और अधातु होते हुए भी चमकीला है। क्या है ये, चमकीला। चूंकि अधातु कहा जाता है कि जो चमकीला न हो, जो चमकीला न हो उसको बोलते हैं हम लोग अधातु, लेकिन ये है अधातु, इसके बावजूद भी क्या है, चमकीला है। ये क्या है, चमकीला है। और क्या है, तब मुलायम है। देखिएगा इतना मुलायम है कि लिखते लिखते टूट जाता है। जब पेंसिलवा पर तनी भार दीजिएगा ना तो टूट जाएगा। टूटता है कि नहीं टूटता है? तो मुलायमियत की वजह से क्या हो जाता है, टूट जाता है। और देखिए धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। कुचालक के मतलब कि उससे करंट नहीं प्रवाहित होगा, लेकिन यह अधातु है बावजूद यह सुचालक है। यह विद्युत का क्या है, सुचालक। यह विद्युत का क्या है, सुचालक। सुचालक मतलब इसमें करंट आ जाएगा। अगर आप दोनों साइड मुंह को छोल दीजिए, पेंसिल के दोनों साइड मुंह को क्या कर दीजिए, छील दीजिए और उसमें खोस करके और इसे खाली कर ले रहिए, बस करंट देता है कि नहीं, चेक कीजिए तो बड़ा भयंकर करंट देगा, है ना, बिगा जाएगा तुरंत, समझे। यानी कि करंट प्रवाहित होगा। करंट क्या होगा, प्रवाहित। अब फुलेरिन फूलल है, फुलेरिनमा कैसा रहता है, फूलल। कैसन फूलल, गेंदा नियत। तो इसकी आकृति कैसा होता है, गेंदा की तरह। ये फुलेरिन है, फुलेरिन। फुलेरिन तत्व पढ़ाए है ना, अरे फुलेरिन का नाम बताए हैं ना जी। तो फुलेरिन का आकार कैसा होता है, आकार इसका कैसा होता है, फुटबॉल की तरह। कैसा होता है इसका आकार, फुटबॉल की तरह। कैसा होता है, फुटबॉल की तरह। कार्बन कै गो रहता है इसमें, 60 गो, है ना। कार्बन 16 कहते हैं। इसी को कहते हैं बक्की बॉल्स। इसी को क्या कहते हैं, बक्की बॉल्स। फुलेरिन को क्या कहते हैं, बक्की बॉल्स। क्लियर हो गया? तो हमको लगता है कि पूरा कोयला आप लोग पढ़ लिए, पूरा कोयला खत्म हो गया। ध्यान से बढ़िएगा। अब हम लोग को पढ़ लेना है क्या चीज, पेट्रोलियम के बारे में। क्या चीज के बारे में, पेट्रोलियम। अब हम लोग पेट्रोलियम देख लेते हैं, पेट्रोलियम। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछेगा कि कोयला बनता कैसे है तो वही बताइएगा, कोयला कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, कोयला या पेट्रोलियम दोनों बताते रहे तुरी में। लाखों वर्ष पहले एक ऐसा भूकंप आया होगा जिसमें इस धरती का सारा पेड़ पौधा, भूकंप आएगा तो ऊपर चला जाएगा कि नीचे, गप से नीचे चला गया। कहां चला गया, गप से नीचे चला गया, है कि नहीं। और नीचे चला गया, उसके बाद उसका ऑक्सीजन से संपर्क क्या हो गया, टूट गया। धीरे धीरे वो सब क्या हो गए, सड़ गए, गल गए, है कि नहीं। क्या हो गए, सड़ गए, गल गए। और परत दर परत, एक मरा होगा तो एक परत, दूसर का लेयर चला, दूसर का मरा होगा तो दूसर का लेयर। तो खाली आदमी मरा होगा नहीं, सब आदमी, जीव जंतु, पेड़ पौधा, कीड़े मकोड़े सब मर गए हैं। और उनका जब ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया तो धीरे धीरे परत दर परत वे सड़ गल करके, जड़ करके किसमें परिवर्तित हो गए, कोयला में परिवर्तित हो गए। तो इसको हम लोग कहते हैं कोयला को परतदार चट्टान। और चूंकि अवसाद के रूप में ये सब जमा हो गए, इसलिए इसको कहते हैं अवसादी चट्टान। समझे कि नहीं। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन है। कोयला को जलाते हैं तो खाना बनता है ना घर में, तो ये जीवाश्म ईंधन है, तो जीवों का अंश है उसमें। पेट्रोलियम में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे वो बदल गए पेट्रोल में, पेट्रोलियम में बदल गए। और जो बड़े बड़े थे, भैंस गाय बड़े बड़े थे, डायनासोर सब बड़े बड़े थे, वो बदल गए क्या चीज में, कोयला में। क्या चीज में, बड़े बड़े पेड़ पौधा था वो बदल गया किसमें, कोयला में। लेकिन छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा था, जीव जंतु था, है ना, सूक्ष्म जीव थे, ये सब क्या चीज में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए। अब क्लियर हो गया ना, भूला जाएगा कि याद रहेगा। तो अब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को ही बोलते हैं खनिज तेल। इसको क्या बोलते हैं, खनिज तेल। खनिज क्यों बोलते हैं, तो खनिज खान करके जिसको निकाला जाए। खनिज का मतलब क्या है, खान करके। तो खानिएगा क्या चीज, जमीन को, धरती को, धरती को खान करके जिसको निकाला जाए उसको क्या बोलते हैं, खनिज। उसको क्या बोलते हैं, खनिज। तो क्या निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में सब आता है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन सब आता है पेट्रोलियम में, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं खनिज तेल। बात समझ में आ गई। क्या खनिज तेल के मामले में या पेट्रोलियम के मामले में भारत आत्मनिर्भर है,
नहीं है। हमको इसके लिए किसका जुगाड़ करना पड़ता है? तो इराक में जाना पड़ता है ना, ईरान में जाना पड़ता है। वो सब जितना जो नहीं देखे हैं, सब जितना भी है जो पत्थरवा चलाता है सब पुलिसवन पर, है कि नहीं? चूंकि सबको तो यहाँ पानी है नहीं, तो उसके यहाँ क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो वो सब क्या करता है, जहाँ पे बंदूकिया लेकर घूमता है, कलम के बजाय क्या घूमता है, बंदूक लेकर के। उन्हीं सब जगहों पर क्या मिलता है उन लोगों को? पेट्रोलियम। यही में तो सब राजा हो गया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। इतना वहां सस्ता तेल है, पेट्रोल डीजल पानियों से सस्ता है। वहां पानी से भी सस्ता क्या है? पेट्रोल डीजल। क्योंकि उसके धरती के अंदर में क्या पाए गए हैं? पेट्रोलियम पदार्थ। समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा, इसीलिए हम लोगों के यहाँ पेट्रोल नहीं है। पानी की पेट्रोल तो हम लोग के यहाँ पानी है, लेकिन पेट्रोल नहीं है। और उन लोगों के यहाँ पानी की पेट्रोल, तो उन लोगों के यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ है, पानी नहीं है। तो उन लोग पानी के लिए छछनता है, हम लोग पेट्रोल के लिए छछनते हैं। तो पेट्रोल ज्यादा जरूरी कि पानी? दोनों का अपना अपना जगह पर यूज बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो याद रखिएगा, अगर पेट्रोल से अगर पानी छू लेंगे तो लहरिए जाएगा सर, है कि नहीं? पेट्रोलियम खनिज तेल आगे समझ में। सर्वप्रथम पेट्रोलियम की प्राप्ति भारत में, सर्वप्रथम पेट्रोलियम की प्राप्ति, सर्वप्रथम पेट्रोलियम की प्राप्ति है ना, कहां हुआ? भारत में। बताइए तो जरा सा, कहां सबसे पहला पेट्रोलियम भारत में कहां मिला? तो असम में मिला। कहां मिला? असम में। असम में एक जगह है डिगबोई। कहां है जगह? डिगबोई। ओहिजे मिला। कहां मिला? असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में। क्लियर रहेगा? असम के कहां? डिगबोई में। क्लियर हो गया? बोल भी नहीं करता है जी। चले डिगबोई में मिला। अब देख लीजिए, सबसे पहले मिला था। लेकिन आप एक चीज बताइए, आजादी के बाद पहले कहां मिला? आजादी जब भारत 1947 में आजाद हुआ, तो उसके बाद पेट्रोलियम कहां मिला? तो देखिए, गुजरात के बीच, गुजरात में देखिएगा, गुजरात का आकार ऐसा है ना। तो अहिजा पड़ी खाड़ी है, अहिजा पड़ी खाड़ी है, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? खंबात की खाड़ी। ओहिजे पड़ी मिला पेट्रोलियम, याद रखिएगा। तो असम के डिगबोई में। और आजादी के बाद गुजरात में मिला। आजादी के बाद कहां मिला? गुजरात में। आजादी के बाद कहां मिला? गुजरात में। गुजरात में मेरे भाई कहां मिला? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी, जैसे हम लोग कैसे ही बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना, तो वहां पर क्या है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में क्या मिला? तो पेट्रोलियम पढ़ा रहे थे, पेट्रोलियम में ना मिलेगा। तो खंबात की खाड़ी में क्या मिला? पेट्रोलियम। जहां पे मिला खंबात की खाड़ी में, जहां पर मिला उसका नाम बताइए क्या है? तो अंकलेश्वर। क्या नाम है? अंकलेश्वर में मिला। अंकलेश्वर में मिला। यहां मिला? अंकलेश्वर में मिला। क्लियर हो गया? और गुजरात में और कहीं मिला सर? कहां मिला सर? जामनगर में। कहां मिला? जामनगर में। कहां मिला? जामनगर में। खंबात की खाड़ी में कहां मिला? अंकलेश्वर में। गुजरात में इसके अलावा और कहां मिला? तो जामनगर में। कहां मिला? जामनगर में। आगे समझ में? अब देख लीजिए जरा सा, अब मिला है महाराष्ट्र में भी। कहां मिला है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तो खैर इसी के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बोले तो मुंबई, यही मुंबई नगरिया जरा देख बबुआ, है ना, वही है मुंबई। कहां? मुंबई। मुंबई है किसके लिए? पैसा वालों के लिए। दिल्ली है दिल वालों का, कलकत्ता है कंगालों का, मुंबई पैसों वालों का। आगे समझ में? एकदम ठंडवा में नहीं बोलिया निकल रहा है क्या? ये कौन बोली है जी? है ना, मुंबई। महाराष्ट्र में कहा मिला? मुंबई। मुंबई में भी कहा? तो मुंबई में मिला मुंबई हाई। कहा? मुंबई हाई। मुंबई हाई कहा मिला? मुंबई हाई। यह सर्वाधिक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। यह सर्वाधिक पेट्रोलियम के लिए, सर्वाधिक पेट्रोलियम बोलिए या खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए क्या है जगह? प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अब देख लीजिए, प्रसिद्ध है। अब आपको पता होना चाहिए कि मुंबई हाई की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुंबई हाई जो है वहां से, मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है समुद्र में। कहां दूर है? मुंबई हाई किसको बोलते हैं? समुद्रमा में 176 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई हाई जगह बनाया है, जिसको कहते हैं मुंबई हाई। और वहीं से क्या निकलता है? पेट्रोलियम। क्या निकलता है? पेट्रोलियम। वहीं से क्या निकलता है? पेट्रोलियम। क्लियर हो गया?
क्या भारत पेट्रोलियम के मामले में आत्मनिर्भर है? नहीं। पेट्रोलियम के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। आगे समझ में आ रहा है बात? तो इसको लिखना पड़ेगा। तो खनिज तेल निकलेगा तो किसके अंडर में चला जाएगा? तोर अंडर में रहेगा कि सरकार के अंडर में? तोरो घरवा में अगर पेट्रोल डीजल निकलना शुरू हो जाएगा ना तो सरकार उसको ले लेगा। खनिज तेल पर अधिकार किसका? सोना चांदी सब पर अधिकार किसका? तांबा एल्युमिनियम जिंक अगर आपके घर में खाने लगे और निकलने लगेगा तो कब्जा कौन कर लेगा? सरकार। न कि तोर रहेगा अपना, निजी नहीं रहेगा, किसका हो जाएगा? सरकार का। तो खनिज तेल के लिए सरकारी कंपनी ना खोजेगी, उसको पता लगाएगी कहां कहां खनिज तेल है। बात समझ में आ गई ना? तो जिस सरकारी कंपनी को खनिज तेल का पता लगाने के लिए मिलता है उस कंपनी का नाम बताइए। तो उस कंपनी का नाम है OIL, वायल माने तेल, OIL। क्या नाम है उसका? OIL। तो वायल का फुल फॉर्म बताइए। तो O से वायल, I से इंडिया, L से लिमिटेड। समझे? तो इसको क्या बोलते हैं? वाइल इंडिया लिमिटेड कंपनी को। और इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1984 में। और उसी का काम था क्या चीज का? 1954 में कि 84 में मानिए ना, 84 में, देख लीजिएगा जरा सा, 1984 में। और इसी ने पता लगाया कि भैया महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे मुंबई हाई में तेल का कारखाना तेल है, इसलिए वहां से तेल निकाला जा सकता है। तो जिस सरकारी कंपनी खोजती है खनिज तेल को, जो सरकारी कंपनी कंपनी पता लगाती है, खोजती क्या है? पता लगाती है उस कंपनी का नाम बताइए। तो उसका नाम है OIL। O से वायल, I से इंडिया, L से लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड, वायल इंडिया लिमिटेड इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसकी स्थापना हुआ था 1984 ईस्वी में। मिलेगा महाराष्ट्र में, तो स्थापना का होगा उड़ीसा में, महाराष्ट्र में होगा? कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया? पेट्रोलियम भी समाप्त। समझ में आ रहा है सबको कैसे इसकी उत्पत्ति होती? तो पढ़ा दिए अभी लाखों वर्ष पहले, भूकंप सब पढ़ा दिए ना। तो चलिए हो गया। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस। अब क्या देख लेते हैं? प्राकृतिक गैस। अब क्या देख लेते हैं? हाँ, एक चीज और छूट गया उसमें, इसमें देखिए। अच्छा, खनिज तेल जब मिलेगा तो खनिज तेल का मिलेगा तो डायरेक्ट पेट्रोल मिलता है, डायरेक्ट डीजल मिलता है? नहीं, उसमें से पेट्रोलियम आपको मिलेगा जिसमें सारा चीज मिक्स रहेगा। तो अलग अलग करने के लिए होगा कि पेट्रोल है, ये डीजल है, ये किरोसिन है, ये ग्रीस है, ये जो है से ये है गैस है। इसको कौन कहां जाकर के साफ होगा? तो भैया इसका साफ या शुद्धिकरण जो होगा किसी न किसी कंपनी में जाएगा, है ना कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? तो शुद्ध करने वाला कारखाना, देखिएगा ध्यान से, शुद्ध करने वाला कारखाना, शुद्ध करने वाला कारखाना कहाँ है? तो मुंबई में है टॉम्बे। क्या नाम है उसका? टॉम्बे। मुंबई में कहाँ है? टॉम्बे। शुद्ध करने वाला कारखाना मुंबई में कहाँ? मुंबई में है एक जगह जिसका नाम है टॉम्बे। वहीं जाकर के शुद्ध करने वाला कारखाना है जहां से ये होता है। गुजरात में भी है कारखाना इसका शुद्ध करने वाला, उसका नाम क्या है? जामनगर में शुद्ध करने वाला कारखाना है। अब बिहार में भी है तेल का कारखाना। बिहार में कहाँ? तो बिहार में है बरौनी। बिहार में कहाँ? बरौनी। कहाँ है? बरौनी। और यूपी में भी है। कहाँ? यूपी में कहाँ? मथुरा में। यूपी में कहाँ? मथुरा में। तो ये सब कारखाने हैं जहां पे तेल ये सब निकलता है, खनिज तेल। तो यहां जाकर के क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, किरोसिन सब अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? सब अलग अलग होता है। देखिए किरोसिन तेल अब नहीं मिलता है, क्यों भाई? तो अब उसकी जरूरत ही नहीं है, समझे कि नहीं? तो किरोसिन अब बंद हो गया। अब यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्राकृतिक गैस। क्या पढ़ लेते हैं? प्राकृतिक गैस। अब क्या पढ़ लेते हैं? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस समझिए किसको कहेंगे? भारत इस मामले में आत्मनिर्भर है। प्राकृतिक गैस के मामले में भारत क्या है? आत्मनिर्भर है।
प्राकृतिक गैस के मामले में क्या है? आत्मनिर्भर। भारत इस मामले में क्या है? आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर है। भारत इस मामले में क्या है? आत्मनिर्भर। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? प्राकृतिक गैस कहाँ मिलता है? भारत के किस जगह पर मिलता है? सबसे ज्यादा उत्पन्न कहाँ हो रहा है? तो 2 जगह, त्रिपुरा और राजस्थान। कहाँ? त्रिपुरा और राजस्थान। समझ में आ रहा है बात? त्रिपुरा और राजस्थान, त्रिपुरा और राजस्थान में इसका उत्पत्ति खूब हो रहा है। त्रिपुरा और राजस्थान में खूब हो रहा है। अच्छा, वायल कंपनी को दिया गया, वायल कंपनी को दिया गया जिम्मेवारी तेल खोजने के लिए, समझे कि नहीं? तो भैया प्राकृतिक गैस खोजने के लिए भी किसी को जिम्मेवारी मिली है कि नहीं जिम्मेवारी मिली है? तो मिली है। उस कंपनी का नाम है गेल, GAIL। क्या नाम है उसका? गेल। तो इसका कंपनी का नाम क्या है? खोजने की जिम्मेवारी किसको मिली है? तो गेल कंपनी को। किस कंपनी को? गेल कंपनी को। गेल कंपनी है ना। कौन कंपनी? गेल कंपनी। कब मिली थी? 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में। इसलिए देखिएगा जरा सा आप लोग, इतना ना आपको एलपीजी दिया जाता है कि खत्म होने का चांस कम है। याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस हम लोगों के यहाँ कम मात्रा में, माने बहुत ज्यादा मात्रा में है, समझे कि नहीं? तो ये पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से क्या होता है, आपके यहाँ देखिएगा खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस आपको मिल रहा है, पूरा सिलेंडर सरकार दे रही है, समझे कि नहीं? तो इसका क्या नाम है? जी से हो गया गैस, ए से हो गया ऑथोरिटी। क्या हो गया? ऑथोरिटी। अब देख लीजिए आई से, तो गैस ऑथोरिटी, आई से इंडिया है ना, इंडिया। एल से लिमिटेड, क्या हो गया? लिमिटेड। तो इसका नाम क्या हो गया? कंपनी का क्या नाम हो गया? गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आ गया समझ में? गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? गेल। क्या कहते हैं? गेल। कब हुआ था इसका निर्माण? 1966 ईस्वी में। क्या चीज करने के लिए? प्राकृतिक गैस खोजने के लिए। है कि नहीं? इसका पता लगा करके बताया कि गुजरात में मिलता है। ये कहां सबसे ज्यादा मिल रहा है? गुजरात में। इसका पता लगा के कंपनी पता लगाई, इसका पता लगाकर बताया गया, क्या बताया गया? इसका पता लगा करके बताया गया। क्या बताया गया बताइए? यह कहां मिलता है? तो गुजरात में। कहां मिलेगा? गुजरात में। और कहां मिलेगा? तो उड़ीसा में। कहां मिलेगा? उड़ीसा में। कहां मिलेगा? उड़ीसा में। और कहां मिलता है? ये झारखंड में। कहां मिलेगा? झारखंड में। और कहां पर इसका पता लगाया गया? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कहां? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। है कि नहीं? कहां पे है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में? तो देखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्राकृतिक गैस कहां मिलता है? तो जहां कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, कौन नदी? कृष्णा और गोदावरी नदी का जो बेसिन है ना, बेसिन किसको कहते हैं? जिसमें हथवा नहीं धोते हैं, तो बेसिन में हथवा जब धोते हैं तो पनिया कहां जाता है? नीचे गड्ढवा में जाता है। नीचे कहां जाता है? गड्ढवा में। तो यही दोनों नदी के तट पर जहां पे मिलता है, उसी जगह गड्ढा है। उसी जगह क्या है? कोनवा पर एक ठो क्या है? गड्ढा है। उसी को क्या कहते हैं? बेसिन। वहीं पर मिलता है क्या चीज? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, है ना, प्राकृतिक गैस। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कौन नदी बताए? तो आपको बताए कृष्णा और कावेरी, गोदावरी नदी, कृष्णा और गोदावरी, है ना, कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में। पता चला? कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में। बेसिन समझ में आया किसको बोलते हैं? जहां पे दोनों नदी मिलती है, उसके बीच वाला जो भाग बच गया, इधर से गया तो बीच में भाग बचा ना, तो वहां पर गड्ढा है। उसी जगह पर, समझे कि नहीं? उसी जगह पर आपको क्या मिल जाता है? प्राकृतिक गैस मिलता है, समझे कि नहीं?
और सबसे ज्यादा अगर मिलता है तो वह मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां मिलता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसे पता कौन लगा रहा है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये हम इसके बारे में लिख देते हैं। सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस यही मिलता है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस। अब आपको एक चीज और बताते हैं, कितना मिलता है इसकी भी मात्रा बताते हैं। उसके पहले और पढ़ लीजिए। मुंबई हाई में भी मिलता है। कहां मिलता है? मुंबई हाई में। मुंबई हाई मुंबई से कितना दूर है? 176 किलोमीटर दूर है। कहां है वो जगह? समुद्र में। मुंबई हाई कहां है? मुंबई से 176 किलोमीटर दूर। कहां? समुद्र में। समुद्र में एक जगह है जिसको कहते हैं क्या चीज? मुंबई हाई। क्या कहते हैं? मुंबई हाई। तो यहां पेट्रोलियम भी मिलता है और प्राकृतिक गैस भी मिलता है। यहां दोनों चीज मिलता है, पेट्रोलियम भी और क्या चीज? प्राकृतिक गैस भी मिलता है। प्राकृतिक गैस भी मिलता है। समझ में आ गई बात? यहां पर मिलता है। अब बताते हैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। देखिए ध्यान से, जितना जगह में मिल रहा है सबको छोड़ दीजिए, सबको हटा दीजिए। अकेले भारत की जितनी जनसंख्या है इसके पास इतना प्राकृतिक गैस है कि यह आराम से अकेले 30 साल तक, कितना साल तक? 30 साल, 30 साल तक बिना किसी की सहायता से अकेले भारत में प्राकृतिक गैस दे सकता है। इतना ज्यादा गैस है किसके पास? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। क्लियर हो गया? और किसके हिस्सा में है? तो भारत के हिस्से में है। कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए प्राकृतिक गैस की कमी हम लोगों के यहाँ नहीं है। पूरा एकदम खोआ घाट घाट के खाइए, है कि नहीं? पूरा गैस जलाइए, तैयो खत्म गैस नहीं होगा। समझ में आ गई बात ना? पूरा एकदम ऐसे ऐसे हिलोर मार मार के जो है दूध को पकाइए और खोआ बना बना के खाइए, है ना? तो चलिए आगे। तो अब देख लीजिए, यहां तक समझ में आ गया बात। अब देख लीजिए प्राकृतिक गैस में कौन कौन गैस? 2 गैस। प्राकृतिक गैस में क्या गैस? 2 गैस। कौन कौन? एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी। प्राकृतिक गैस में ध्यान समझो। अब समझ में आ रहा है सारा चीज बात? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में 2 चीज, एक हो गया एलपीजी और एक हो गया सीएनजी। एलपीजी बोले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना? क्या कहता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें 3 चीज से ही बनता है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटोन में कौन ब्यूटेन? आइसो। ये तीनों मिला करके क्या बनता है? एलपीजी। और देखिएगा हिला करके द्रव अवस्था में रहता था। होता क्या है? देखिए वो तो गैस है, एलपीजी क्या है? तो गैस है। तो इसको दाब को बढ़ा दिया जाता है। तो गैस के अगर दाब को बढ़ाइएगा ना, यानी ठूसिएगा ना, एकदम भरियारी भर दीजिएगा ना, तो द्रव में बदल जाएगा, पानी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पानी। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? दाब को बढ़ा देते हैं, घुस घुस हचाक से मार देते हैं। चल गया हचाक से। अब उसमें सुई सुई करके भर रहा है, तो नीचे दाब चूंकि बढ़ाया हुआ, तो अंदर जाकर क्या हो जाएगा? पानी। अंदर क्या हो जाएगा? पानी। पानी से भर गया पूरा वो। अब क्या, जैसा खोलिएगा तो दबुआ से बाहर निकलने के लिए क्या करता है? उसको तो भाई बरियारी ठूस दी है, तो जल्दी से निकलना चाहेगा कि नहीं निकलना चाहेगा? जैसे थोड़ा हम बरियारी यहाँ ढुका दिए, एक से समझिए बात को, ये जैसे रूम है, बरियारी ठूस दिए, तो अब तो आप मौका में कि कखनी खुलेगा कि फुर से भागे, समझे कि नहीं? तो फुर से भागते समय हमको दिखाई देंगे आप लोग? नहीं देंगे, है कि? जैसी छुट्टियां घंटिया टन टन लगता है, बस एकदम बाई में नाक छिलागा कि मुंह छिलागा से कुछ पता नहीं है, उठा के बैग भाग गए। एकदम गैस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गैस। क्या बन जाते हैं आप लोग? गैस। तो जैसे ही हम लोग सिलेंडरवा खोलते हैं तो भागने के फेरा में क्या बन जाता है? द्रवा, गैस। तो दाब ज्यादा करके उसको पानी बना दिया जाता है, अंदर चला गया, है ना, प्रेशर से। और फिर उसके बाद जब खोलिएगा तो क्या बन जाता है? गैस। उड़ने लगता है, वो भागने लगता है। वो आ गया समझ में? अब बोल नहीं कर रहा है। अब आता है सीएनजी। तो सीएनजी को कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक गैस को दबा करके,
और नेचुरल गैस का मतलब प्राकृतिक गैस। अब कर दिए उसको हम लोग क्या चीज, कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड कर दिए, मैंने दबा दिए, क्या कर दिए, दबा दिए। दबा देंगे तो क्या चीज में बदल जाएगा, द्रव में। क्या चीज में बदल जाएगा, द्रव में। तो टंकिया में जाता है द्रव बन करके, और टंकिया से सप्लाई करता है गैस बन करके। आगे समझ में। तो इसको क्या करते हैं, प्राकृतिक गैस में दो तरह का चीज आता है, एलपीजी और सीएनजी। कंप्लीट हो गया प्राकृतिक गैस। अब देख लीजिए विद्युत। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज के बारे में, विद्युत के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, विद्युत। विद्युत कैसे होगा, बिजली, बिजली, विद्युत क्या है, विद्युत। तो विद्युत कितना, विद्युत का उत्पादन कितने तरह से, दो तरह से। कितने तरह से, दो तरह से, है ना। ध्यान से समझिएगा। तो विद्युत में दो तरह से, एक हो गया तापीय विद्युत ऊर्जा। तापीय विद्युत ऊर्जा, तापीय विद्युत ऊर्जा, एक क्या हो गया, तापीय विद्युत ऊर्जा। और दूसरा हो गया नाभिकीय ऊर्जा। दूसरा क्या हो गया, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा को ही बोलते हैं हम लोग क्या चीज, परमाणु ऊर्जा। क्या बोलते हैं, परमाणु। बोलिए नहीं रहा है इन लोग, सब मार देंगे एक लपट से। क्या बोलते हैं इसको, परमाणु ऊर्जा। आया समझ में। तो विद्युत का उत्पादन कितने तरह से, दो तरह से, एक तापीय विद्युत ऊर्जा और एक हो गया नाभिकीय ऊर्जा। देखिए कोयला से हम लोग प्राप्त करते थे इसको, तापीय विद्युत ऊर्जा को, किसी से, कोयला से। कोयला से, तो कोयला से करते थे। कोयला से कैसे होता था, तो हम आपको पढ़ाए हैं कि कोयला को जलाया जाता था। कोयला को क्या किया जाता था, जलाया जाता था। और एक बहुत बड़ा हौज रखा जाता था जिसमें पानी भरता था। इसमें क्या होता था, पानी भरता था। बात समझिएगा, है ना। एक बहुत बड़ा, हम तनी मनी नहीं कर रहे, छोटे जाके जैसे भात बनता है उसमें नहीं, बहुत बड़ा की बात करते हैं। और उस बहुत बड़ा में क्या होता था कि कोयला को जलाया जाता था। उस हौज में कोयला को क्या किया जाता था, जलाया जाता था। और उस हौजवा में क्या भर दिया जाता था, पानी। तो पनिया क्या होने लगेगा, खौलने लगता था। पानी क्या होने लगा, खौलने लगा। खौलने का मतलब क्या, ऊपरे नीचे, ऊपरे नीचे, एकदम पूरा खौल रहा है, पूरा खौल रहा है। अब बताइए, अगर मान के चलिए कि आप अपने आग पर कुकर को चढ़ा दिए, क्या कर दिए, कुकर को चढ़ा दिए, तो कुछ देरी के बाद देखते हैं जब वाष्प पूरा भर जाता है तब मारता है सीटिया। पहला सीटी मार गल, पहला सीटी मार, उतार दे भतवा बन गलो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलिए नहीं रहा, बोलते हैं कि नहीं, मुंह में जाब लगल है पगला, होता है कि नहीं ऐसा। तो ये होता है, ठीक है। अब बताइए, अगर उस सीटी को बंद कर दीजिए, पूरा बढ़िया से एकदम मारे तो बंद कर दीजिए, तो एक बगलवा में देखिएगा कुकर में सेफ्टी वाल्व लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, सेफ्टी वाल्व। उसको उड़ा देगा, उसको क्या कर देगा, उड़ा देगा। उसको भी बरियारी चाप दीजिए, तब क्या होगा, कुकरवे को क्या कर देगा, फाड़ देगा। कैसे फट गया वो, वाष्प उसको फाड़ दिया, भफुआ उसको क्या कर दिया, फाड़ दिया। आगे समझ में। भाप में इतना ताकत है, भाप में इतना ताकत है। झकना को झकनमा रखिएगा ना, झकनमा को उड़िया के फेंक देता है भफुआ। फेंकता है कि नहीं फेंकता है, बताइए। तो किसकी ताकत से, भाप की ताकत से। तो अब जब पानी पूरा खौल रहा है हौज में, तो भाप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और पूरा हौज को हम क्या कर देते हैं, बंद, और उसमें से एगो छेदा निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, छिद्र। और उसमें क्या डाल देते हैं, पाइप। क्या डाल देते हैं, पाइप। तो पाइपवा में से भफुआ तो एकदम पूरा एकदम कोचराइन न निकलेगा कि तनी मनी निकलेगा, पूरा एकदम ढेर मनी कोचराइन निकलेगा, एकदम बरियारी निकलना चाहेगा। उतना सारा भाप बनेगा, एक जगह से निकालिएगा तो कोचराइन निकलेगा कि तनी सु निकलेगा, कोचराइन निकलेगा। मैंने ढेर मनी, कोचराइन का मतलब ढेर मनी निकलता है। और ढेर मनी जब निकलता है, ढेर मनी जब निकलेगा भफुआ से, यहां से ऐसे, तो अहिजे लगा देते हैं हम लोग क्या चीज, टरबाइन। क्या लगा देते हैं, टरबाइन। टरबाइन में पंखा लगल रहता है, पंखी। तो भफुआ जब इस पर डालिएगा तो इतना प्रेशर हवा का रहता है भफुआ का कि इस पंखवा को पूरा हिला देता है। और इस पंखवा से जुटा हुआ रहता है आर्मेचर। क्या जुटा हुआ रहता है, आर्मेचर। क्या जुटा हुआ रहता है, आर्मेचर, याद रखिएगा। और इसी के नीचे रहता है चुंबक। क्या रहता है, चुंबक। तो आर्मेचरवा किस पर मैंने घूमते घूमते किससे टकराते रहता है, चुंबकवा से।
और चुंबकवा से जैसे ही वैसे इसे टकराते रहेगा, घूमते रहेगा, तो करेंट पैदा होगा। क्या पैदा होगा? करेंट। करेंट बोले तो क्या पैदा हो जाएगा? विद्युत। क्या पैदा हो जाएगा? विद्युत। आर्मेचर, जैसे पंखिया किससे जुटा हुआ रहता है? आर्मेचरवा से। तो पंखी घूमा तो आर्मेचर घूमा, पंखी घूमा तो आर्मेचर घूमा, और आर्मेचरवा कर 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 घूमते रहता है, घूमते रहता है। और इधर रहता है चुंबकवा, इसको भी प्रेशर बना ले रहता है, और ये दोनों आपस में सड़सठ के क्या बना देता है? करेंट। क्या बना देता है? करेंट। बिजली तैयार। बिजली क्या हो गया? तैयार हो गया। बिजली तैयार हो गया तो जलाइए, है कि नहीं? तो कोयला से कैसे कैसे हम लोग विद्युत बनाते हैं, समझ में आ गया? तो इसी को कहते हैं तापीय विद्युत ऊर्जा, है कि नहीं? क्या कहते हैं? तापीय विद्युत ऊर्जा। तो बताइए, इसकी भी जिम्मेवारी किसी न किसी कंपनी को मिला होगा, है कि नहीं? इसकी भी जिम्मेवारी किसी न किसी को मिला होगा ना, कंपनी को मिला होगा ना। तो उसको कौन सी कंपनी कहते हैं? एनटीपीसी। क्या कहते हैं उसको? एनटीपीसी, है ना। विद्युत के लिए किसको जिम्मेवारी मिली है? एनटीपीसी को। एनटीपीसी बोले तो एन से नेशनल, टी से थर्मल, और पी से पावर, और सी से कारपोरेशन। आगे समझ में? एन से बताओ नेशनल, एन से नेशनल, टी से थर्मल, पी से पावर, और सी से कारपोरेशन। कारपोरेशन आगे समझ में? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को यह जिम्मेवारी मिली है कि इस चीज से अगर विद्युत उत्पादन हो रहा है तो इसको आपको देखना है। एनटीपीसी हम लोगों के यहाँ है ना, नबीनगर में जी। अब बाढ़ में भी है ना, नालंदा बाढ़ में भी एनटीपीसी है, समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा को, किसको देख लीजिएगा? नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा में देखिए, नाभिकीय ऊर्जा को समझिए ध्यान से, नाभिकीय ऊर्जा को ध्यान से समझिए। देखिए नाभिकीय ऊर्जा में तीन चीज, नाभिकीय ऊर्जा में क्या चीज? तीन चीज। कौन कौन? यूरेनियम, और क्या चीज? थोरियम, और क्या चीज? थोरियम, और क्या चीज? प्लूटोनियम, है ना। ये नाभिकीय ऊर्जा, इससे भी बिजली की तैयारी की जाती है, इससे भी बिजली की तैयारी की जाती है। देखिए अब हम लोगों के यहाँ जो बिजली बनता है इसी से बनता है, इन्हीं तीनों चीज से बनता है। कैसे? अब देखिए कितना पावरफुल है, हम आपको समझाते हैं। 1 ग्राम आप कोयला लीजिए, तो 1 ग्राम कोयला को जलाइए, तो जलाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी। 1 ग्राम कोयला को उठाइए, समझे कि नहीं, और 1 ग्राम कोयला को जलाइए तो जो ऊर्जा निकलेगी उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा। दिमाग का काम कर रहा है? 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना नहीं कर रहे हैं, 1 आध लाख गुना नहीं कर रहे हैं। 1 ग्राम कोयला और 1 ग्राम यूरेनियम की हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। 1 ग्राम कोयला लीजिए, 1 ग्राम यूरेनियम लीजिए, तो 1 ग्राम कोयला को जलाइए तो जितनी ऊर्जा मिलेगी ना, ओकरा से 1 करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जा 1 ग्राम यूरेनियम के जलाने पर मिलेगी। कितना बच्चा को समझ में आया? आ गया समझ में? तो यूरेनियम महत्वपूर्ण कि कोयला ज्यादा महत्वपूर्ण? यूरेनियम ज्यादा महत्वपूर्ण है। आया समझ में? 1 ग्राम कोयला जितना ऊर्जा निकालेगी उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जा 1 ग्राम यूरेनियम निकालेगा। इतना ताकत है यूरेनियम में, 100 गुना 200 गुना नहीं, 1 करोड़ गुना। क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है? यूरेनियम में नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, यानी कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन कितना भाग में बंटता है? 2 भाग में। 2 कितना भाग में बटेगा? 4। 4 कितना भाग में बटेगा? 8। यूरेनियम का यूज किया जाता है परमाणु बम बनाने में। तो परमाणु बम जहां पटक दीजिएगा, समझे कि नहीं, तुम्हारा तबाही आ जाएगा, तबाही। होता क्या है? न्यूट्रॉनवा टूटता है और टूट करके ढेर मनी में बनने लगता है। 1 2 में, 2 4 में, 4 8 में, 8 10 में, 8 जो है 16 में, 16 32 में, 32 64 में, एकदम पूरा फैल जाएगा। और न्यूट्रॉन टूटेगा तो गर्मी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पेट्रोलियम अति जहां पे परमाणु बम गिराया जाता है ना, वहां का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है
कि टेम्परेचर की वजह से आदमी मर जाता है, समझे कि नहीं। अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था, किस पर? जापान पर। 2 शहर पर बम गिराया था। एक गिराया था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी शहर पर भी बम गिरा दिया था 9 अगस्त 1945 को। आगे समझ में? जापान ठंडे हो गया, समझे कि नहीं। एक बम गिरा दिया था अमेरिका। कौन गिरा दिया था? अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 1939 1945 से चला था ना, तो उसी समय गिरा दिया था। तो वही यूरेनियम है। तो इसको समझ गए यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम के बारे में, इतना पावरफुल है। अब बताइए यूरेनियम जिस अयस्क से मिलेगा उस अयस्क का नाम बताइए। पिच ब्लेंड है ना। पिच ब्लेंड नामक अयस्क से, पिच ब्लेंड अयस्क से क्या चीज की प्राप्ति होती है? यूरेनियम की। क्या चीज की प्राप्ति हो जाएगी? यूरेनियम की। जैसे लोहा की प्राप्ति किससे होती है? हेमेटाइट अयस्क से होती है ना। तो उसी प्रकार से यूरेनियम किससे प्राप्त होगा? पिच ब्लेंड से। किससे प्राप्त होगा? प्लीज। तो यूरेनियम भारत में कहीं मिलता है? तो हम मिलता है झारखंड में। कहाँ मिलेगा? झारखंड में। यह झारखंड के सिंहभूम जिला में मिलता है। कहाँ मिलेगा? झारखंड के सिंहभूम में। कहां पे मिलेगा? सिंहभूम में। सिंहभूम में भी कहां? तो सिंहभूम में मिलेगा जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा जगह का नाम है वहां पे। कहां पे? जादूगोड़ा में। क्या मिलेगा? यूरेनियम। क्या मिलता है? यूरेनियम। समझ में आया? जादूगोड़ा में क्या मिलता है? यूरेनियम। यूरेनियम मिलता है। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए आगे। अब उसी प्रकार से बताइए थोरियम की प्राप्ति किससे होगी? तो थोरियम की प्राप्ति होती है मोनाजाइट अयस्क से। मोनाजाइट अयस्क। मोनाजाइट अयस्क से क्या चीज की प्राप्ति होती है? थोरियम की। थोरियम की प्राप्ति होती है। तो हम लोग विद्युत उत्पादन कैसे करते हैं? जब इतना न्यूट्रॉन फैलेगा तो विद्युत उत्पादन कैसे होगा? तो उसको रोक करके, नाइट्रोजन को रोक लगा करके हम लोग विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात है? तो याद रखिएगा। तो मोनाजाइट अयस्क से क्या चीज की प्राप्ति होगी? थोरियम का। और एक चीज समझ लीजिए, थोरियम के मामले में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 है। खुशी नहीं मिल रहा है? थोरियम के मामले में याद रखिएगा, थोरियम के मामले में भारत विश्व में नंबर 1 है। नंबर 1 है। क्लियर हो गया ना? नंबर 1 है। अकेले भारत में परसेंटेज की बात कीजिए तो 50% थोरियम अकेले भारत में होता है। पूरे विश्व में जितना थोरियम होता है अकेले भारत में 50% है। अब 50% में सब देश। इतना थोरियम हम लोगों के यहाँ है। समझे कि नहीं? तो बिजली की कमी हम लोगों के यहाँ कभी नहीं होगी। इसलिए देखते हैं देहातों में एकदम 24 घंटा बिजली रह रहा है। पूरा बिजली मिलेगा, पूरा हरा के बिजली मिलेगा। सब किरोसिन पेट्रोल जाएगा अंदर। जा तुझे खत्म हो जा। समझे कि नहीं? और इसके द्वारा सबसे प्रमुख काम क्या होता है? तो बिजली का उत्पादन। इसके द्वारा क्या होता है? बिजली का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? बिजली का। बिजली का उत्पादन होता है है ना। और ये जो बिजली का उत्पादन होता है, इससे जो बिजली का उत्पादन होगा नाभिकीय ऊर्जा से, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसको बोलते हैं। जब बिजली का उत्पादन होने लगेगा ना इस चीज से, तो उसका नाम है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। क्या बोलते हैं? नाभिकीय रिएक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय रिएक्टर। अब जरा जान लीजिए कि भारत में कहां कहां नाभिकीय रिएक्टर लगा हुआ है, कहां कहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं? परमाणु संयंत्र ऊर्जा कहां कहां मिलेगा भारत में, वो देख लीजिए। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहला है नाभिकीय रिएक्टर कहां कहां मिलेगा? यूपी में सबसे ज्यादा। यूपी में किस जगह पर? नरौरा में। कहां मिलेगा? नरौरा में। नरौरा में क्या चीज है? नरौरा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और कहां मिलेगा? आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा इस चीज को।
कि परमाणु ऊर्जा स्रोत भारत में कहां कहां है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में कहां कहां है, तो यूपी में कहां है, नरौरा में है। राजस्थान में कहां है, तो राजस्थान में राणा प्रताप या रावत भट्टा, रावत भाटा कहिए या राणा प्रताप कहिए, वहां मिलता है। और कहां मिलता है राजस्थान के बाद, गुजरात में। कहां, गुजरात में। सर गुजरात में कहां, तो गुजरात में आपको मिलेगा काकरापारा में। कहां मिलेगा, काकरापारा। कहां मिलेगा, काकरापारा। सर कर्नाटक में बताइए, कर्नाटक में, तो कर्नाटक में भी मिलेगा। कर्नाटक में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है लगा हुआ, याद रखिएगा। तो कर्नाटक में कहां, तो कैगा में। कहां, कैगा में, कैगा में। और सर बताइए महाराष्ट्र में कहां, आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में बताइए, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा था तारापुर में। कहां, तारापुर में। और याद रखिएगा यहां सबसे पहले आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां लगा था, तो महाराष्ट्र में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र करता क्या है, तो विद्युत का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन है ना, बिजली का उत्पादन। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था। और तमिलनाडु में भी हुआ था। तमिलनाडु वाला तो नमवे गजब गजब है, तमिलनाडु वाला नमवे गजब गजब है। कलपक्कम, क्या नाम है, कलपक्कम, पक्कम, कलपक्कम, क्या नाम है, कलपक्कम। कलपक्कम में स्वदेशी है, किसी दूसरे देश की सहायता से नहीं लगा है, अपना पैसा से लगा है। तमिलनाडु भारत सरकार के पैसा से है ना। तमिलनाडु में 2 जगह है, तो याद रखिएगा। तब ऐसे लिखते हैं बगलवा में ले, तमिलनाडु में 2 जगह, एक हो गया कलपक्कम में, और एक और तमिलनाडु में जहां लगा है उसका नाम बताते हैं, कुडनुकुलाम में। कहां, कुडनुकुलाम, कुडनुकुलाम में 2 जगह। तो यहाँ रूस मदद कर रहा है, यहाँ कौन मदद कर रहा है, रूस। और यहाँ खुद है ना भारत अपने लगाई है स्वदेशी, है कि नहीं, भारत क्या लगाई है, स्वदेशी। समझ में आई बात है। तो इन जगहों पर क्या है, तो इन जगहों पर परमाणु संयंत्र ऊर्जा है, यानी कि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम से बिजली का उत्पादन कैसे होगा, ये चीज यहां पर ऑलरेडी हमारे देश में लगा हुआ है। और यहां पर थर्मल पावर बना करके बिजली सप्लाई किया जा रहा है। समझ में आ गई बात, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो आइए जरा सा, बैटरी समाप्त हो गया है, देखिए आइए।